नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षकों का, सभी भाई अध्यापक अध्यापिकाओं का, हर भाई बहन, हर गृहिणी का वेलकम, अभिनंदन है। जिसका सपना है शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना, सरकारी अध्यापक बनना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। शिक्षा भर्ती के प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब चैनल पे, जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों, गणित पेडागोजी यानी मैथ्स पेडागोजी की। आज हम 10वीं क्लास कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपको पता है 15 बेहतरीन प्रश्न होने वाले हैं। हर प्रत्येक क्लास में 15 प्रश्न होते हैं और ये 15 प्रश्न आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, इसकी पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं, आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको उस अगली क्लासेस जो भी आप देख सकते हैं। अभी आप लोग घर की साफ सफाई में लगे होंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा पर्व हमारे 1-2 दिन में सामने आने वाला है। बहुत ही बड़ा, वो बहुत भी धूमधाम का पर्व होता है हमारे भारत के लिए, हमारे हिंदू भाई बहन सभी के लिए, सभी हिंदुस्तानी के लिए बहुत ही बड़ा यह पर्व होता है। ठीक है दोस्तों, तो सभी को शुभकामनाएं हैं। साफ सफाई बनाए रखें और थोड़ा सा समय निकाल के स्टडी पे भी ध्यान रखें, क्योंकि अपना जो मेन फोकस है और सबसे बड़ा धन होता है आपका ज्ञान। दोस्तों, अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास सक्सेस है, आपके पास सफलता है, सबसे बड़ा धन आपकी सफलता ही दोस्तों। तो सफलता पाने के लिए क्लासेस डेली देखते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं आज की क्लास का क्या पूछा जा रहा है। पहला ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में एक समस्या है। देखिए, कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक है, उसमें एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। अब ये समस्या है और इस समस्या में कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा, अब आप लोगों को बताना है। ठीक है, पहले हम समस्या फेस कर लेते हैं। समस्या क्या है? एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है। वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? उपरोक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक छेद के किस दक्षता की ओर संकेत करता है? आप लोग तो 10 दिन में बेचता है तो क्या करेंगे, 1410 बटे आप 10 कर देंगे, तो 141 लीटर हो जाएगा प्रत्येक में दिन में। ठीक है, ये नहीं आपको निकालना है, यह बताना है कि ये जो सवाल है आपके ब्लूम के संज्ञानात्मक छेद की किस दक्षता की ओर संकेत करता है। संश्लेषण, ज्ञान, बोधन या विश्लेषण। तो किस ओर आपकी दक्षता कर रहा है, तो ये आपके विश्लेषण की ओर क्या है, दक्षता, किस दक्षता की ओर संकेत कर रहा है, तो ब्लूम के संज्ञानात्मक छेद के विश्लेषण दक्षता की ओर संकेत कर रहा है। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण आपके एग्जाम में या परीक्षा में शुद्धता रहती है? विभेदकारिता के कारण, वस्तुनिष्ठ, वैधता या विश्वसनीयता के कारण। तो किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है दोस्तों? तो वैधता के कारण। अगर परीक्षा आपकी वैधता है, वैध युक्त है, तो वह शुद्ध होती है। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। सेल पर यानी बेचने की पर, ठीक है, विक्रय पर। तो कक्षा में इस प्रकार चर्चा की गई। त्योहार के टाइम पर विक्रय अधिक होता है, सभी लोग जानते हैं, मार्केट में, बाजार में। तो उस पर चर्चा की गई कि अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब करती है। ठीक है, कक्षा 5 की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। यह आपका उनकी उपेक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि यह कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरे को परेशान करती है। देखो, कोई भी चीज़ है, आपके त्यौहार आ रहा है, उसके प्रतिशत में, प्रकरण में, सेल के संबंधी, ठीक है, चर्चा, कक्षाई चर्चा अगर शुरू करना है, तो वह बेहतर ऑप्शन ये होगा कि एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी करती है। तो तीसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। हर प्रश्न अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, सभी सिलेक्टेड प्रश्न है, सभी सिलेक्शन वाले प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षा भर्ती में सिलेक्शन पाना हो, चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, सदस्यता हासिल कर लें, क्योंकि ये आपका अपना परिवार है। दोस्तों, प्रश्न देख लेते हैं। एक ही परीक्षार्थी की प्रायोगिक परीक्षा पुस्तिका को विभिन्न परीक्षकों द्वारा देखी जाने पर वे उसमें भिन्न भिन्न अंक प्रदान करते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, प्रश्न क्या पूछ जा रहा है कि एक ही परीक्षार्थी के प्रायोगिक परीक्षा पुस्तिका को भिन्न परीक्षकों, यानी परीक्षकों मतलब अलग अलग शिक्षकों के द्वारा देखी जाती है और उसमें भिन्न भिन्न अंक दिए जाते हैं, मतलब अलग अलग अंक दिए जाते हैं, डिफरेंट दिया जाता है।
तो ऐसी स्थिति में आयोजित परीक्षा में जिस गुण की कमी होती है, किस गुण की कमी होती है, एक ही परीक्षार्थी को प्रायोगिक परीक्षा में पुस्तिका को अलग अलग शिक्षकों द्वारा जांच की जाती है और उस पर भिन्न भिन्न अंक प्रदान किए जाते हैं। तो यह जो आयोजित परीक्षा है, ऐसी स्थिति में किस गुण की कमी होती है, वैधता की, विश्वसनीयता की, वस्तुनिष्ठता की या विभेदता की। तो देखिए इसमें वस्तुनिष्ठता आएगा। वस्तुनिष्ठता मतलब क्या होता है, चार ऑप्शन होते हैं, चार ऑप्शन में होता है हमारी मर्जी, हमें ए करना है, हमारी मर्जी बी करना, हमारी मर्जी डी करना है, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, कोई यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं होता कि आपको ए ही करना है। ठीक है, तो ये देखिए उनके अलग अलग यानी कि विभिन्न परीक्षकों द्वारा देखी जाती, तो अपनी अपने अपने जो परीक्षक होते हैं उनके मत होता कि ये इतना मिलेगा इतना मिलेगा, तो ये क्या कहलाएगी, वस्तुनिष्ठता कहला जाएगी। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, वीडियो को लाइक करते रहेंगे। उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में शामिल है समूह अनुवर्ग शिक्षण, निरीक्षण अनुवर्ग शिक्षण, व्यक्तिगत अनुवर्ग शिक्षण या ये सभी शामिल है। तो दोस्तों जब भी उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में बात करते हैं तो आपका समूह अनुवर्ग शिक्षण भी शामिल होता है, निरीक्षण अनुवर्ग भी और व्यक्तिगत अनुवर्ग शिक्षण भी, यानी ये सभी अनुवर्ग शिक्षण शामिल होते हैं, समूह, निरीक्षण और व्यक्तिगत। अगला प्रश्न देख लेंगे क्या पूछा जा रहा है। अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है। दोस्तों अधिगम संबंधी बात की गई है, तो अधिगम संबंधी जो भी गलतियां और कमियां होती हैं उनको दूर करने के लिए आवश्यक कौन सा होता है, वह आपका उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक होता है। ठीक है, कोई भी गलती है तो उसको कैसे किया जा सकता है, निदान नहीं किया जा सकता, ना ही सूक्ष्म ना ही उपलब्ध किया जा सकता है। ठीक है, तो आवश्यक यहाँ पर यह कि किसी गलतियों की कमियों को सुधारना या दूर करना, उसका उपचार करना ही यानी कि उपचारात्मक शिक्षण। गलतियां कहाँ कर रहा है, उसका उपचार करना है। ठीक है, तो उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। गणित का वह शैक्षिक उद्देश्य जिसे शिक्षक कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है कहलाता है व्यवहारगत उद्देश्य, समान उद्देश्य, प्राप्त उद्देश्य। कौन सा उद्देश्य कहलाएगा, गणित का वह शैक्षिक उद्देश्य जिसे शिक्षक कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है वह आपका प्राप्त उद्देश्य कहला जाएगा, यानी प्राप्त उद्देश्य कहलाएगा। तीसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। जिन बच्चों या छात्रों में क्या होता है, ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तन होगा, आकृतियों के वर्गीकरण करने का, वैसी आकृतियों को खींचने का, आकृतियों की प्रशंसा करने में या आपके गणितीय परिषद पट ज्यामितीय आकृतियों में। तो सही ऑप्शन एवं सटीक आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर यदि ज्यामितीय आकृतियों का बोधन हो जाता है बच्चों में, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन कैसे होगा, आकृतियों के वर्गीकरण करने का उनमें परिवर्तन होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र जो है गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण होता है, आपकी कक्षा में ऐसा छात्र है जो गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है यह जानने के लिए आप क्या करेंगे, लिखित कार्य करेंगे, मौखिक कार्य करेंगे, निदानात्मक कार्य करेंगे या उपचारात्मक कार्य करेंगे। ठीक है, तो यह जानने के लिए कि आप क्या करेंगे, जो छात्र है गणित में किस क्षेत्र में कमजोर है उस क्षेत्र को जानने के लिए आपको क्या करना है, निदानात्मक कार्य करना है, उसका क्या करना है, निदानात्मक कार्य करेंगे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या जानना है, जो छात्र है गणित के क्षेत्र में कमजोर है उस क्षेत्र को हमें जानना है, तो उस क्षेत्र को जानना है यानी निदानात्मक कार्य करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। निदानात्मक परीक्षणों से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, जो निदानात्मक परीक्षण होते हैं उससे क्या ज्ञात किया जा सकता है, तो सभी लोग जानते हैं निदानात्मक जो भी परीक्षण होता है दोस्तों उसमें छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र एवं उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियों को जाना जा सकता है। यानी कि निदानात्मक परीक्षण किस पर कार्य करता है, जो छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र और उनके द्वारा की जाने वाली जो विशेष प्रकार की त्रुटियां होती हैं उन त्रुटियों को, परीक्षणों को ज्ञात किया जा सकता है, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। प्रश्न समझ में आ गए हो, वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर करते जाएंगे, आपका अपना परिवार है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न आएंगे सभी आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर है और सभी सिलेक्टेड प्रश्न है, सभी सिलेक्शन वाले प्रश्न है, संभावित प्रश्न है और एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। सभी मित्रों को जय हिंद है, वंदे मातरम है। दोस्तों प्रश्न आ चुका है कि कमजोर तथा पिछड़े छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है। जो कमजोर और पिछड़े छात्र होते हैं उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण उपयोग किया जाता है। निदानात्मक मूल्यांकन की बात करेंगे,
उपलब्धि परीक्षण के बाद करेंगे, निदानात्मक परीक्षण के पहले करेंगे या उपलब्धि परीक्षण के पहले करेंगे। तो दोस्तों, कमजोर तथा पिछड़े छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग कब करेंगे? निदानात्मक मूल्यांकन के बाद करेंगे। पहले उसका निदानात्मक मूल्यांकन करेंगे, निदानात्मक शिक्षण, फिर निदानात्मक मूल्यांकन, फिर आपका आता है उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण, फिर इसके बाद उसका उपचारात्मक मूल्यांकन कर लेंगे। तो उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है निदानात्मक मूल्यांकन के बाद, यानी निदानात्मक मूल्यांकन पहले होगा, बाद में आपका उपचारात्मक होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है वे कहलाती हैं। यानी छात्र जो विद्यालय में रहकर जो भी कुछ भी सीखता है उसकी जांच करना हो, तो उस जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, यानी जो सीखा हो उसे जानने के लिए उपलब्धि परीक्षण है, निष्पत्ति परीक्षण है, निदानात्मक मूल्यांकन है, या 1 व 2 दोनों है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि छात्र जो है विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं वह उपलब्ध परीक्षण भी होगा, जो सीखता है कि उसने क्या उपलब्ध किया है, और फिर आपका निष्पत्ति परीक्षण भी होता है। तो दोनों ही परीक्षण होते हैं। तो आपका 4th ऑप्शन सही जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, वे कहलाती हैं उपलब्धि परीक्षण और निष्पत्ति परीक्षण। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। लाजवाब प्रश्न है। यदि कक्षा 6 का एक छात्र किसी प्रश्न को हल करते समय गणना संबंधी त्रुटियां करता है, जैसे 12 5 प्लस 16 लिख देता है, वैसे तो 12 5 17 होता है, लेकिन बच्चा त्रुटि कर देता है, बालक त्रुटि कर देता है, 16 लिख देता है। तो इस प्रकार की त्रुटियों को उपचार हेतु संशोधन के लिए क्या आवश्यक है? संशोधन करना हो इस प्रकार की त्रुटियों के लिए तो आवश्यक क्या होगा, यह आपको बताना है। प्रश्नों के मौखिक रूप से हल करवाएं, छात्र को अधिक से अधिक गृह कार्य प्रदान करें, त्रुटियों पर आधारित प्रश्नों को उससे श्यामपट्ट पर हल करवाएं, ये छात्र को गणना संबंधी उपकरणों का उपयोग करने की सलाह दें। तो जो भी बच्चा अगर 12 5 को 16 लिख रहा है, त्रुटि कर रहा है, तो उस त्रुटि को संशोधन करने के लिए आपका जो सबसे बेहतर तरीका यह है कि त्रुटियों पर आधारित प्रश्नों को उससे श्यामपट्ट पर हल करवाएं। जो त्रुटि करता है उसी से आधारित अगर जैसे आप 2 + 3 करवाएं, तो फिर देखें बच्चा क्या लिख रहा है, 5 लिख रहा है, फिर इसी प्रकार उसको बताएं जब 2 3 5 हो जाता है तो फिर आपने यहाँ पे 12 5 प्लस करेंगे, ठीक है, तो आपको 17 होगा। ठीक है, तो अब बालक से स्वयं करवाएं, जो जिससे त्रुटि होती है उससे स्वयं करवाएंगे वो बेहतर होता है, श्यामपट्ट पर उसे हल करवाएं उसी से आधारित प्रश्नों को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा कौन सी है? दोस्तों, मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा क्या वह मंदबुद्धि परीक्षण है, निदानात्मक परीक्षण है, सृजनात्मक परीक्षण है, या आपका विश्लेषणात्मक परीक्षण है? तो मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षण होता है आपका निदानात्मक परीक्षण होगा, मंदबुद्धि निदानात्मक। ठीक है दोस्तों, आपके लॉजिक वर्ड में एक चीज़ बता देता हूँ। मंद में ना और दा आता है, निदान में जो आधा चीज़ है वह पहले आता है, ना पहले आ जाता है, ना जो वर्ण है यह आपका पहले आ जाता है, निदानात्मक परीक्षण होगा। ठीक है, मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में अगर सुधार हेतु उपयोगी जो होती यूजफुल आपका जो परीक्षण होगा वह आपका निदानात्मक परीक्षण होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए देखेंगे अगला प्रश्न। इनमें से क्या जो है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत है? उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत सभी लोग कमेंट करेंगे। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, बेहतरीन लाजवाब क्लास है दोस्तों। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद वंदे मातरम। आपको समझ में प्रश्न आ रहे हो, आपको लगता हो कि वाकई में लाजवाब प्रश्न है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। सपोर्ट कीजिए, आपके अपने सर जायसवाल सर को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, अपने परिवार को सपोर्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारा टारगेट सिलेक्शन सर्वोपरि है। जी हाँ दोस्तों, क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत होगा? अध्यापक व छात्र में निकट संबंध, कार्य अनुभव, अध्यापक का व्यापक दृष्टिकोण, या ये सभी होंगे? दोस्तों, जब भी हम उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत की बात करते हैं तो अध्यापक व छात्र के निकट संबंध भी आपका उपचारात्मक शिक्षण होता है, क्योंकि छात्र और अध्यापक में जब संबंध अच्छे होंगे तो उसका जो है उपचारात्मक शिक्षण शिक्षक जो है अच्छा बता सकते हैं, उसका उपचार अच्छा कर सकते हैं। कार्य अनुभव भी होता है आपका उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत का। अध्यापक का व्यापक दृष्टिकोण भी आपका उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत है। यानी ये सभी जो है आपके तीनों ऑप्शन उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत हैं। तो ये रहे 15 प्रश्न आपके लाजवाब प्रश्न। आप लोगों को कैसे लगे प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं।
जितने मेरे भाई बहन शिक्षक बंधु हैं, सभी लोग, आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं होने जा रहे हैं और सभी लोग होंगे क्योंकि मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल हमेशा मीठा नहीं सक्सेसफुल होता है। हार्डवर्क के साथ आपको सक्सेसफुल होता है। दोस्तों ये दिवाली है और ये दिवाली, एक दिवाली आप लोग अगले साल मनाएंगे। जी हाँ, ये दिवाली अभी भी चल रही है। इसके साथ साथ इसमें स्टडी पे दिवाली हार्डवर्क के साथ मनाइए और अगले साल सिलेक्शन के साथ मनाइए। तो जितने मेरे भाई बहने वीडियो को लाइक कर लिया है, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, बहुत ही बहुत बड़ा 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 वाला धन्यवाद है सभी को। जी हाँ दोस्तों, दिल से थैंक्स बोलता हूँ क्योंकि ये आपका अपना परिवार है। जी हाँ, अपने परिवार को सपोर्ट कीजिए और मैं हमेशा माँ सरस्वती से अभिनंदना प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों को जो सपना है वो जरूर साकार हो। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साफ सफाई बनाए रखें। पावर्ड बाई शिक्षा ही सब कुछ है। देखो, शिक्षा ही ज्ञान है, शिक्षा ही सब कुछ है, क्योंकि शिक्षा से ही आप लोग शिक्षक बनते हैं। जय हिंद।